नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक तरफ कोरोना वायरस दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। भारत भी इसके खिलाफ विश्वास और जोश के साथ लड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इस लड़ाई में कई राज्यों का प्रयास और उनका प्रदर्शन भी बहुत जोरदार रहा है। देश की देवभूमि उत्तराखंड भी कोरोना से जारी जंग में फतह करने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में फिलहाल तीसरे स्थान पर बताया जा रहा है, जबकि पहले स्थान पर केरल और दूसरे स्थान पर ओडिशा है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले की बात करें तो यहां पर 28 दिन और अल्मोड़ा जनपद में 16 दिनों से कोरोना का कोई भी नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा जी से। विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड की तीसरी निर्वाचित विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए थे। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए। उत्तराखंड की राजनीति से विजय बहुगुणा जी का नाता बेहद पुराना है, लेकिन सक्रिय राजनीति में बहुगुणा का साल 1997 में आना हुआ। इससे पहले बहुगुणा न्यायिक सेवा में भी रहे। विजय बहुगुणा इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत के पेशे के बाद वहां और मुंबई हाईकोर्ट में बतौर न्यायाधीश भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में विजय बहुगुणा का प्रवेश 1997 में हुआ था। 2007 में विजय बहुगुणा टिहरी संसदीय सीट पर मानवेंद्र शाह के निधन के बाद उपचुनाव में पहली बार विजयी हुए थे। इसके बाद साल 2009 में लोकसभा आम चुनाव में बहुगुणा इसी सीट से दोबारा निर्वाचित हुए। इसके बाद 2012 से 2014 तक वो उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री भी रहे। 2016 में विजय बहुगुणा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इनका नाम शुमार है। फिलहाल इस समय विजय बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। विजय जी, जनसत्य न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सवाल सर यही है कि इस समय एक बड़े दुश्मन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड इस लड़ाई में बहुत ही मजबूती के साथ आगे खड़ा हुआ है और कई राज्यों के लिए और देश की जनता के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है। इसके पीछे की जो ताकत है वो किसकी है और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता, एक बड़े नेता के तौर पर और एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो आप फील कर रहे हैं सर, वो आप बयां करें। देखिए, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ी शक्ति है वो वहाँ की जनता की शक्ति है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं हमारे लिटरेसी 96-97% है। लोग बहुत ही शिक्षित हैं, साधारण स्वभाव के लोग हैं और अनुशासित हैं। इतना बड़ा आंदोलन किया उन्होंने और राज्य बनाया। तो आज ये जो वायरस है जिसका इलाज अभी नहीं निकल पा रहा है, ये जनता के सहयोग से ही इसको लड़ा जा सकता है, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज तो है नहीं। और उत्तराखंड की सरकार ने और उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से एक बहुत ही संयम से और अनुशासन से प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के जो निर्देश आए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो निर्देश आए हैं, उसका अनुसरण किया है, उसका अनुपालन किया है। और मैं यही सबसे अपील करता हूं कि कष्ट जरूर है आपको कुछ दिनों का, लेकिन ये दुख की घड़ी जल्दी समाप्त होगी और प्रकाश आएगा, जीवन सामान्य होगा। और राष्ट्र हित में, आपके हित में आवश्यक है कि आप जो भी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार नियम बना रही है उसका पालन करें और धीरज रखें और विश्वास रखें। आपने अपनी बात में दो बातें कही कि केंद्र के गाइडलाइंस जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। राज्य सरकार के जो प्रयास हैं वो केंद्र के गाइडलाइंस में किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आप एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं ही, आपके अनुभव और त्रिवेंद्र रावत सरकार के वर्तमान प्रयास, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, किस तरह से जी भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। और जब मेंबरशिप ड्राइव हुई तो उत्तराखंड में लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे और जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमेशा ये आह्वान किया है कि जो कार्यकर्ता है वो इस महामारी में आगे बढ़ करके कार्य करें,
जनता के बीच में रहें, जनता को समझाएं, और जो दुखी है, जो परेशान है, कोई भूखा ना रहे, सबके पास अन्न पहुंच जाए, सबके पास दवाई पहुंच जाए। और जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो दिन रात कार्य कर रहा है, और मुझे ये गर्व है इस बात पे कि आज हमारे उत्तराखंड में कई दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, और जो भी है वो नियंत्रण में है, और शायद 1 या 2 मृत्यु हो गई होंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर रावत जी का और पूरे सरकार का, अधिकारियों का, पुलिस वालों का, मेडिकल का बहुत बहुत अच्छा प्रयास है, जो सराहनीय है। बहुत सराहनीय प्रयास है जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन सर, कई राज्यों को अगर देखें तो सभी राज्य में ज्यादातर, और पश्चिम बंगाल की भी अगर आप बात देख लें, और कई राज्यों का हम जिक्र नाम नहीं लेना चाहते, वो केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 से लड़ना एक बात, लड़ने के दौरान का खर्च और आफ्टर इफेक्ट कोविड के बाद का, वो एक बड़ी समस्या है और एक ज्वलंत मुद्दा है। तो केंद्र राज्य का जो बेहतर संबंध है, वो इस परिप्रेक्ष्य में उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, और उत्तराखंड की क्या अपेक्षाएं हैं? उत्तराखंड ही नहीं, सारे राज्य सुखद जो, बल्कि देश भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत देख लीजिए, एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उद्योग बंद है, व्यापार बंद है, टूरिज्म बंद है, तो निश्चित तौर पे हिट हुई है, इकॉनमी हिट हुई है, सरकारें हिट हुई हैं। अब उसमें जो आपके संसाधन सीमित होंगे, अब उन सीमित संसाधनों में आपको इस वक्त जो प्रायोरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हेल्थ पे दीजिए, इस वक्त सारा फोकस स्वास्थ्य पे होना चाहिए, बाकी सब कार्यक्रमों को पीछे कीजिए। किट्स केंद्र सरकार दे रही है, टीम केंद्र सरकार भेज रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी पॉलिसी आई, उसमें वेज एंड मीन्स में जो राज्य सरकार को होती है, उसमें 30% तक ओवरड्राफ्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 60% कर दिया गया है। निश्चित तौर पे जो अभी आपने पढ़ा कि 42,000 करोड़ रुपया राज्यों को वितरण हुआ है उनके हक और नियम के अनुसार। तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस मुद्दे पे राजनीति नहीं कर रही है, ये एक ज्वलंत समस्या है जिसको सबको मिलकर के अपने राजनीतिक उससे ऊपर उठकर, हितों से ऊपर उठकर के राष्ट्र हित में इकट्ठा होकर के संघर्ष करना है, और जो संसाधन है उनका सही उपयोग हो, जो जहां पहुंचना चाहिए संसाधन वहां पहुंच जाए। इसका लिए जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। जी बहुड़ा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संगठन और सरकार एक बेहतर तालमेल की जरूरत है, और इस तालमेल के लिए दरकार इस बात की है कि सरकार जो कर रही है, संगठन उसको आगे बढ़ाए, और संगठन के कुछ सुझाव सरकार माने। और आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किस तरह से त्रिवेंद्र रावत सरकार को आप अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं एक संगठन के कार्यकर्ता और बड़े नेता के तौर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो एनजीओज हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत एनजीओज हैं, और जो एनजीओज हैं उनका भी एक बहुत जबरदस्त प्रभाव रहता, असर रहता समाज पे। एनजीओज को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो निर्देश आ रहे हैं केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, तो सब मिलकर के कार्य करें। स्टेट गवर्नमेंट तो, मुख्यमंत्री तो कोऑर्डिनेट करते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री भी वही है इस समय, तो ये भी अच्छी बात है। जो अधिकारी हमारे जो है वो बहुत ही कमिटेड हमारे ऑफिसर्स हैं, बहुत ही ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं। मैं कहूँगा उत्तराखंड में मैं रहा हूँ 3 साल, मैंने देखा है कि वहाँ के अधिकारी बहुत सक्षम है, और उनको इस वक्त पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, भाजपा से चाहिए, कांग्रेस से चाहिए, जितने दल है सबसे सपोर्ट चाहिए। हमारे इस वक्त हमको अपनी जो है वो युद्ध स्तर पे कार्य करके जनता की जो आशा है उसके ऊपर उठना है और परफॉर्म करना है। बाद में राजनीति करेंगे। इस वक्त तो जन सेवा का समय है। राष्ट्र हित में सब छोड़ करके त्याग करें और विजिलेंट रहें और इस बीमारी को फैलने से रोकें। जो जो निर्देश नियम आ रहे हैं उसका सख्ती से पालन हो, ये बहुत आवश्यक है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं जो इसमें बहुत ही विभागीय उनके पास है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि उत्तराखंड जो है वो इस समस्या से और इस संकट से जल्दी ही उभर रहा है और उभर जाएगा। मेडिकल सुविधाओं का आपने जिक्र किया और अधिकारियों को खुली छूट काम करने के संदर्भ में आप देने की बात कह रहे हैं, ऐसा आपकी बात से लग रहा है। कहीं कोई हिंड्रेंस है क्या? नहीं, हिंड्रेंस तो देखिए खाली एक ही होती है कि आपके पास उतने मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल आपके पास दवाइयाँ नहीं है या किट्स नहीं है कवर करने के लिए
जो स्टाफ कार्य कर रहा है कोविड पे उसके लिए कम है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर महामारी भारत में आ जाएगी। आप देखिए यूएस, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं और जो कि स्वास्थ्य सिस्टम जिनका बहुत ही एडवांस्ड है, आज देखिए वहाँ क्या बुरा हाल है। उसकी जब तुलना आप हमारे भारत से करते हैं कि भारत ने किस प्रकार से सीमित संसाधनों के साथ भी इस 130 करोड़ की आबादी में किस तरह से संयम से और कार्य करके जनता के सहयोग से आज हम लड़ रहे हैं। और इसका असर ये है कि धीरे धीरे लॉकडाउन कुछ जगहों पे खत्म हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये निर्णय बिल्कुल राजनीति से ऊपर होना चाहिए, केवल राष्ट्र हित समाज हित में होना चाहिए। और इसमें सरकार हो कोई पार्टी हो, सबको इस वक्त एक मिलकर के तालमेल करके एक ऑर्केस्ट्रा के रूप में काम करना है। उत्तराखंड में एक विपक्षी दल के होने के नाते कांग्रेस की भी भूमिका है और आप सबका आह्वान भी कर रहे हैं। आपका एक अनुभव है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसमें एक साथ होने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन दो बातें आ रही हैं। एक गरीब है, मध्यम वर्ग है, उसकी समस्या है। तो लॉकडाउन की अभी स्थिति में खाना खिलाना और लोगों को स्वस्थ बनाए रखना, ये एक पहला चैलेंज है। इसको हम लोग पार कर रहे हैं या इससे जूझ रहे हैं। लेकिन इसके बाद की जो स्थिति आएगी उसके लिए आप क्या ऐसी बात करना चाहेंगे जो बात जो है वो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी साबित हो सके, कारगर साबित हो सके आगे बढ़ने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि हमारा टूरिज्म हिट हो रहा है जी। बद्रीनाथ और केदारनाथ के पट खुलने वाले हैं अप्रैल मई में, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की जो है वो इस पर्यटन से जुड़ी हुई है। अब स्वाभाविक है कि पर्यटक कम आएंगे, स्वाभाविक है कि पर्यटकों को आना भी नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था पे जो असर पड़े, इसको अभी से हमको जाननी पड़ेगी किस तरह से हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि पर्यटक कम आते हैं या हमारा टूरिज्म हिट होता है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारी इकोनॉमी है वो सफर नहीं करे। उसके लिए राज्य सरकार को अभी से योजना बनानी चाहिए। और वो योजना क्या बनानी चाहिए सर? क्योंकि मैं बार बार ये हर एक सवाल में कह रहा हूं कि आपका एक अनुभव है और आपका एक दृष्टिकोण है। जो युवा है जो बेरोजगार होगा उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले। जो हमारी फैक्ट्रीज हैं जो हमारी उनको सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, बैंक्स दे रही हैं, राज्य सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आगे बढ़ के हाथ उठाए बढ़ाए। जो हमारी रिकवरीज हैं, ड्यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वाटर के हैं, टैक्सेस के हैं, इसको डिफर करें। बहुत जिसको बोलते हैं कि माइक्रो लेवल पे जाकर के हर समस्या का डिफरेंट निदान है, इस पे काम करना चाहिए और अभी से योजना बनानी चाहिए। जो समय आएगा आपको क्या लग रहा है कि कोरोना का असर खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड जब मूव करेगा आगे की ओर तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां चुनौतियां होंगी और जिसका सामना किया जाएगा? उत्तराखंड में इतनी प्राकृतिक सुंदरता है और उत्तराखंड में इतनी सुविधाएं हैं। इस वक्त तो अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो इस वक्त अधिकांश हमारे पहाड़ और वादियां सब भरे होते हैं पर्यटकों से। तो जब भी लॉकडाउन खत्म होगा आप देखेंगे कि पर्यटक भागेंगे हमारे उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल की तरफ, कश्मीर की तरफ। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों की एक आकर्षण होता है और ये आएंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सारा, हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सारा का सारा निर्भर करता है इस पर्यटन पे। तो सब्सिडी देनी पड़ेगी राज्य सरकार को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देनी पड़ेगी। हमारे जो बहुत ही छोटे होटल हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे ढाबे हैं, वहाँ पे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और केवल सरकारी नहीं, आह्वान करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो आगे आए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा सब दे रहे हैं। हमारे विधायकों ने देखिए अपनी तनख्वाह कट करी, अपने जो उनका जो निधि थी विकास निधि उसको कम किया। और मुझे पता है कि सितारगंज से जहाँ से मेरे पुत्र विधायक हैं, जहाँ से मैं भी विधायक रहा, मुख्यमंत्री रहा, वहाँ पे 15 लाख रुपए खाली दे दिए गए कि आप सीएमओ को दे दिए 15 लाख कि आप आवश्यक दवाइयाँ, मास्क और सैनिटाइजर्स बांटिए। तो काम हो रहा है और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इसमें कोई श्रेय लेने की बात नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी वो बखूबी उठाई है। इसके लिए मैं जनता का, अधिकारियों का और प्रशासन का, मुख्यमंत्री का
को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, दो बड़े रीजन हैं उत्तराखंड में अगर देखे जाएं, गढ़वाल और कुमाऊं। इन दोनों रीजन्स में चुनौतियां क्या हैं ज्यादा, कम से कम इस समय जिन परिस्थितियों से आप निपट रहे हैं? देखिए, डिवीजन तो दो अलग है, लेकिन राज्य एक है और समस्या भी एक ही है। वो एक है कि और पर्यटन और ऊर्जा से हम किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, दोनों को हिट है। ऊर्जा को हिट है क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट और कोर्टों के आदेश की वजह से हम ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर पाए। आज हिमाचल बिजली बेच रहा है, हम बिजली खरीद रहे हैं। हमारा जन कैपेसिटी, हम 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, उसके 1/3 भी नहीं कर रहे। पर्यटन में आप देख रहे हैं कि पहले आपदाई केदारनाथ की इतनी बड़ी, उससे हमारी पर्यटन हिट हुआ, फिर हमने सिस्टम को ठीक किया, अब ये कोरोना आ रही है। लेकिन हमारा जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हमारी लोग नौकरी पे हैं, प्रदेश के बाहर कार्य कर रहे हैं, आर्मी में है, टीचिंग में है, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत है। जब राज्य बनाता है तो सोच के बनाता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी का राज्य है। ये एक फेज है, ये एक दौर है जो जल्दी खत्म हो जाएगा और हम बहुत जल्दी अपना जीडीपी भी ठीक करेंगे, हमारा रेशियो भी ठीक होगा और हमारे पास संसाधन है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। संकट आएगा, उस संकट में केंद्र सरकार पूरी तरह राज्यों की मदद कर रही है और प्रधानमंत्री जी को तो उत्तराखंड से इतना लगाव, आप देखिए अपने कार्यकाल में 4-5 बार तो केदारनाथ चले गए। तो प्रधानमंत्री जी से मैं जब भी मिला हूँ, उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के बारे में भी चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हर दल को मिल करके बस जनता के इस दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए, कष्ट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। पर्यटन पर आपको भरोसा है? कोविड का जो ये अटैक है ये अभी 1-2 महीने में खत्म होने वाला नहीं है सर। आप मानते हैं कि पर्यटन को इतनी जल्दी सुचारू बना दिया जाएगा? कम से कम उत्तराखंड का अगर संदर्भ लें तो जिस दिन मूवमेंट इंटरस्टेट अलाउ हो जाएगा ना जी, आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहरों में लोग जो हैं, जो छोटे छोटे फ्लैटों में रह रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो सब भागेंगे पहाड़ों की तरफ। हाँ, लेकिन चुनौतियां भी होंगी, हाँ चुनौतियां हैं, तो हमारा तो सिस्टम है ना, हमारा जो पर्यटक को वेलकम करने के लिए बना हुआ है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हमारी सड़कें ठीक है, हमारा यातायात ठीक है, होटल इंडस्ट्री ठीक है हमारी। और देखिए ना, गोवा में कोई केस नहीं आया, उन्होंने इसको कोविड फ्री कर दिया है जी। जिस दिन हमको लगेगा हमारे यहाँ हालात ठीक है, हम भी कोविड फ्री कर देंगे उत्तराखंड। बहुत बहुत अहम बात। लेकिन एक सवाल सर चलते चलते हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। जी जी जी। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने जो कोरोना वीर हैं, कोरोना वॉरियर्स तो 130 करोड़ जनता को कहा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स और उसके सपोर्टिंग स्टाफ, अगर वो खुदा न खास्ता अगर वो मारे जाते हैं इस वायरस अटैक में, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उत्तराखंड बिल्कुल सही है, इस तरह की कोई पहल कर सकती है? ये तो राज्य के नहीं, तो केंद्र सरकार को इस पर शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। और पहले भी आप देख रहे हैं, सारा सम्मान जितने लॉकडाउन हुए उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि आप जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, जो पुलिस वाले अधिकारी हैं, उनका सम्मान करें। तो इस वक्त सम्मान उनका हो ही रहा है और निश्चित तौर पे जो एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए ऐसे डॉक्टर्स का, एम्प्लॉयज का, वो राज्य सरकार को करनी चाहिए और मुझे आशा है कि उत्तराखंड भी करेगा। आपको आशा है और आप ये उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं सर आप? जरूर जरूर जरूर, आप कह सकते हैं। बहुत बहुत अहम मुद्दों पर सर आपने बात की। चलते चलते आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे इस कोरोना को हराने के लिए? ये कोरोना हारेगा हमारी आत्मशक्ति से, हमारे संयम से, हमारे विश्वास से और हमारे प्रयास से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। और ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बेबाक टिप्पणी की कि हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या कर लिया। एक राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर जब वो रहे थे तो उनके क्या अनुभव थे, ये भी उन्होंने बताया। और त्रिवेंद्र रावत सरकार क्या कर चुकी है, क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से यही सुझाव और यही बेबाक टिप्पणी उत्तराखंड को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है वो ज्यादा मुखर तौर पर आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकी। फिलहाल इस विशेष बातचीत में इतना ही। आप बने रहिए हमारे जनसत्य न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।